बच्चों, आज सूखी डाली एकांकी जो हमारी एकांकी संचय आईसीएसई की पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसको बहुत सहज तरीके से मुख्य बिंदु तीनों दृश्य के बताते हुए मैं आपको समझाऊंगी। पूरी एकांकी बहुत बड़ी है, तो कैसे कम समय में पूरी एकांकी की तैयारी की जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। पूरी कहानी में, पूरी एकांकी में आपने इस बरगद के पेड़ की बात सुनी होगी। इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, बरगद का पेड़ कहते हैं, वड वृक्ष भी कहते हैं। तो दादाजी इस कहानी में जो है वो पूरे एकांकीकार भी, उपेंद्र नाथ अश्क जी भी इस बरगद के पेड़ को एक परिवार से तुलना करते हैं। क्यों इसकी तुलना परिवार से की गई? क्योंकि बरगद के पेड़ में एक खास बात होती है। उसकी विशेषता क्या होती है कि उसकी जड़ें उसकी टहनियों से निकलती हैं और जड़ें फिर मिट्टी में जाकर लग जाती हैं, और जो नए नए पेड़ बनते हैं वो कभी अलग नहीं होते। तो परिवार के नए सदस्य जब बड़े हो जाते हैं, वो अपना परिवार बनाते हैं, वो भी परिवार से अलग ना हो, तो ये क्या दर्शाता है? एक संयुक्त परिवार को दर्शाता है बरगद का पेड़। तो सूखी डाली क्यों नाम दिया गया, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो चलिए ये परिवार है जिसकी एकांकी में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य जो है दादाजी हैं। दादाजी का नाम क्या है? दादा मूलराज। ये याद रखिएगा, मैंने जानबूझकर हर जगह दादाजी ही लिखा गया है, एक ही जगह मूलराज नाम दिया गया है, तो नाम आपको याद होना चाहिए। इनके 3 पुत्र थे, है ना। बड़ा बेटा जो 1914 के युद्ध में शहीद हो गया, है ना, तो वो अब हमारी एकांकी में नहीं है। और दूसरा बेटा मंझला बेटा कहलाता है, जो बीच का होता है उसे मंझला कहते हैं। मंझला बेटा, उसका नाम है करमचंद। छोटा बेटा, इसका नाम नहीं दिया गया और इसका कहानी में इसकी कहीं चर्चा भी नहीं है। ये दादाजी के साथ काम करता है उनके अपने ये में। तो ये 3 बेटे हैं दादाजी को, और इनकी 3 जो पत्नियां हैं इनके, तो दादाजी की ये बहू हुई। लेकिन लेखक, यहीं पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भाभी और बहू में, लेखक ने इन्हें भाभी कहा है। दादाजी की बहू जो है, बड़ी बहू, उनको बड़ी भाभी लेखक कहते हैं। मंझली भाभी करमचंद की पत्नी हुई, और छोटी भाभी, छोटा बेटा जो दादाजी का है ना, उनकी पत्नी हुई। तो याद रखिएगा, भाभी शब्द जब भी लेखक ने प्रयोग किया है तो वो दादाजी की बहुएं हैं, बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी। फिर इनके भी बेटे और बहू हैं। तो जो हमारी एकांकी में जिनकी चर्चा हुई है, मैंने केवल उन्हीं का यहाँ दिया है। इनके बेटे का कोई रोल दिखता नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। तो बड़ी भाभी का बड़ा बेटा है और उनकी पत्नी बड़ी बहू के नाम से जानी जा रही है। घर की सब बहुएं हो गई, ये नेक्स्ट जनरेशन हो गया। फिर मंजली भाभी को भी एक बेटा है, और करमचंद और मंजली भाभी को, तो उनकी उस बेटे की जो पत्नी है वो मंजली बहू कहलाई। मंजली मतलब बीच में जो होता है ना। फिर छोटी भाभी जो है, जिन्हें लेखक एकांकीकार भाभी का नाम देते हैं, भाभी नाम से संबोधित करते हैं, उनकी बहू, उसका नाम दिया है बेला, लेकिन वो छोटी बहू भी कही जाती है, घर की सबसे छोटी है। और इसके पति, छोटी भाभी का एक बेटा है परेश, और एक बेटी है इंदु। घर में एक इकलौती यही लड़की है इंदु। इनमें से किसी को लड़की नहीं है, इन तीनों में से केवल छोटे वाले बेटे को एक लड़की है, उसका नाम है इंदु। इनको एक बेटा और एक बेटी है, बाकी सबको एक एक बेटा और बहू है। तो मुझे लगता है परिवार का परिचय आपको आ गया होगा। 3 और नाम है, भाशी और मल्लू, जिनका बहुत ज्यादा ये नहीं है, वो आप कहानी में आप समझ जाएंगे, पढ़ेंगे तो। वो पोता है, इनके भी बच्चे हैं। और
एक नौकरानी है जिसका नाम है रजवा, जिसे मिश्रानी भी कहीं कहीं कहा गया है। मिश्रा की वाइफ मिश्रानी होती है, तो वैसे ही रजवा का सरनेम मिश्रा था, तो इसलिए मिश्रानी उसे कहा गया है, नाम उसका रजवा था। चलिए कहानी को मैं बहुत कम शब्दों में बताती हूँ आप लोगों को। पहले जैसे दादा मूलराज जो है वो संयुक्त परिवार में विश्वास रखते थे, आस्था रखना, विश्वास रखते थे, और अपने परिवार को एक जोड़ कर रखना हमेशा उनको, उनकी यही इच्छा रही। और वह अपने नाम के अनुकूल, उनका नाम मूलराज था। मूल अर्थात जड़, जड़ जो कहते हैं पेड़ के जड़, जड़ रूट कितना मजबूत होता है, सबको जोड़ कर रखता है, उसको सार्थक करते हुए अपने परिवार को वट वृक्ष की समान मानते हैं कि उसकी नई शाखा निकल के नए पेड़ भी जो होते हैं, नया परिवार बनाता है, वो भी अपने पुराने परिवार से जुड़ा रहता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी विशाल रूप लेता जाता है, पर वो अपने पुराने वृक्ष से कभी अलग नहीं होता। सदैव अपनी संस्कृति से, जड़ों से, संस्कार से, तनि के से जुड़ा रहता है ना। दादा मूलराज के 3 बेटे हैं जिसकी चर्चा मैंने आपको बताई, अभी अभी बताया था ना। बड़ा वाला जो युद्ध में मारा गया है, और शेष जो 2 पुत्र और पोते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं है, केवल करमचंद के बारे में बताया गया है, वो उनकी सहायता करते हैं उनके व्यवसाय में। फिर दादाजी के जो सबसे छोटे पुत्र के बेटे हैं, मतलब दादाजी के पोते, उसका नाम है परेश। जब वो नायब तहसीलदार बन गया तो गांव में उनकी प्रतिष्ठा बन गई। पहले लोग नौकरी कहाँ किया करते थे, बस खेती करते थे। तो वो एक पहला पढ़ा लिखा घर में आया है, घर में का पोता पढ़ लिख कर तहसीलदार बन गया है। फिर परेश की शादी भी, क्योंकि वो पोता पढ़ लिया, एक प्रतिष्ठित, बहुत सम्मान वाले, पैसे वाले घर की पढ़ी लिखी लड़की से हुई जिसका नाम बेला है। तो जब 2 तरह के परिवार में शादी होती है बच्चों, 2 तरह की सोच होती है, तो परेशानियां वहीं खड़ी हो जाती हैं अगर दोनों एक दूसरे को ना समझें तब। संपन्न परिवार, बहुत पैसे वाले घर से आई हुई ये पढ़ी लिखी बहू मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास के जॉइंट फैमिली में वो अकेली अपने घर की इकलौती लड़की है, और यहाँ इतने बड़ी परिवार में उसे रहना पड़ा। और परिवार की अपेक्षाओं को, सबसे, घर की सबसे छोटी है तो सब को कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं कि वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे, है ना। और वो अकेले रहने की उसको आदत है, वो सब पूरा नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, परिवार में टकराव हो जाता है। वो अपने मायके से तुलना करने लगती है। ये बात ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती, और उसे अच्छी नहीं लगती कि यहाँ के लोग कैसे हैं, है ना। दोनों के रहन सहन का ही तरीका अलग था, और परिवार के लोग उससे नाराज हो गए, इसलिए वो लोग उसकी उपेक्षा करने लगे, उसे अपने में नहीं मिलाने लगे। तो उपेक्षा के कारण नए सदस्य का जो है बेला, नए सदस्य बेला इस परिवार से जुड़ नहीं पाई, है ना। और तब दादाजी जो है, कहा एकांकी के अंत में वो अनुभवी और समझदार है, उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया और इस समस्या का समाधान करते हुए नई बहू बेला को, उसको उचित आदर और सम्मान दिलवाया। पर क्या बेला को वो आदर सम्मान चाहिए था? नहीं, उसे प्यार चाहिए था, उसे अपनापन चाहिए था, जो दोनों तरफ से नहीं हो पा रहा था। पर धीरे धीरे बेला को भी ये बात समझ में आई कि उसे, वो नए घर में आई है, उसे पुराने घर से तुलना नहीं करनी होगी, और सबको प्यार करने लगी, वो भी प्यार करने लगी। दादाजी को भी समझ में आया, और दादाजी की सूझबूझ के कारण वो परिवार से पृथक होने से, मतलब अलग होने से बच गए, और पूरा संयुक्त परिवार एक साथ वापस खुशी खुशी रहने लगा। यही हमारी एकांकी का सारांश है बच्चों। हमारी ये एकांकी 3 दृश्य में विभाजित की गई है। तो मैंने क्या किया है, तीनों दृश्य के मुख्य बातें
आपके सामने रख दी हैं। अगर इनको पॉइंट वाइज आप याद कर लेंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी एकांकी पढ़ ली है और सारांश मैंने अभी बताया, तो आपका पूरी पुनरावृत्ति आसानी से हो जाएगी आपकी। तो शुरुआत करते हैं हमारी एकांकी के शुरू में। याद है, इंदु आती है गुस्से में और बड़ी बहू से बेला के साथ हुए बहस को बताती है। क्या बहस हुई थी? इंदु और बेला के बीच में रजवा मिश्रानी को लेकर बहस हुई थी। बेला रजवा को नाराज हो रही थी कि काम छोड़ दे। वो चाहती थी कि रजवा काम से उसके यहाँ काम ना करे, उसके कमरे का। और इसी बात को लेकर इंदु और बेला में बहस हो गई कि वो इतनी पुरानी नौकरानी है, आप उसके साथ ऐसा क्यों बात करती हैं। ये बात बेला को अच्छी नहीं लगी कि इंदु उसकी छोटी नंद उसके साथ ऐसी बातें कर रही है, और दोनों एक दूसरे से नाराज हो गई। तब यही बात इंदु किसे बता रही है? बड़ी बहू को, कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई थी। इतने में कौन आ जाता है? छोटी भाभी, जो इंदु और परेश की माँ है और बेला की सासू माँ है। और उससे इंदु ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बातें हुई हैं। और माँ बहुत दुखी होती है कि ऐसा क्यों हुआ। माँ बहू के लिए भी दुखी है और कहती है कि वो उसे बिल्कुल समझाएगी। तब तक मजली बहू, जो सबसे ज्यादा हंसती है इसमें, वो हंसते हंसते आती है और वो क्या बताती है कि उसने अभी अभी बेला और परेश के झगड़े को सुना है। याद है बच्चों, किस बात का झगड़ा किया था उन लोगों ने? पुराने फर्नीचर को लेकर बेला और परेश के बीच बहस हुई थी। वो कहती है, वो आई थी अच्छे बड़े घर से ना, तो उसको लगता था कि उसको सब कुछ बदलना है, उसको अपने इस नए घर को अपने मायके जैसा बनाना है। तो उसे पुराने फर्नीचर पसंद नहीं आ रहे थे, तो उसने सारा फर्नीचर निकाल दिया था और इसी बात में पति पत्नी में झगड़ा हो गया था। और इसका आनंद किसने लिया? मजली बहू ने। देखो, घर की दूसरे लोग बेला का साथ दे रहे हैं नहीं ना, दोनों की गलती है, बेला की भी, वो नहीं समझ पा रही है। धीरे धीरे इस कहानी को सुनने के लिए मजली बहू जो कहानी बता रही है सबको, धीरे धीरे घर के सभी सदस्य, पुरुष नहीं स्त्री सदस्य, जितनी स्त्रियां थी बेला को छोड़कर सभी वहां आ गईं और इस बात का आनंद लेती हैं। बुरा अगर किसी को लगता है तो वो केवल माँ है, छोटी भाभी। कौन है माँ? छोटी भाभी। लेखक ने जिन्हें छोटी भाभी कहा है, इंदु की माँ। दूसरे दृश्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में, तो आप लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? शुरुआत, करमचंद पैर दबा रहा है और दादाजी परिवार की कल्पना बरगद के पेड़ से करते हैं कि मेरा परिवार भी बरगद के पेड़ की भांति है ना। तब करमचंद कहता है पैर दबाते दबाते दादाजी को, कि घर के झगड़े को बताता है। मंझली भाभी ने, उसकी पत्नी ने उसे सारी बातें बता दी कि प्रथम दृश्य में जो हुआ था वो सारी बातें, कि कैसे बेला और परेश को लेकर झगड़ा हो रहा है। और कहता है कि अब तो परिवार की एक डाली अलग हो ही जाएगी। दादाजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तब तक परेश वहां आता है और परेश दादाजी से कहता है कि वो बाग वाले मकान में बेला के साथ जाना चाहता है, क्योंकि ना ही बेला किसी को पहचान समझती है, ना ही परिवार वाले उसे समझना चाहते हैं। दादाजी बहुत दुखी होते हैं। और तब क्या हुआ था बच्चों, याद है? दादाजी क्या कहते हैं? परेश को समझाते हैं और कहते हैं, जाओ बेला की पसंद की सारी वस्तुएं खरीद लाओ, जो जो उसे चाहिए उसके लिए उसी की पसंद की खरीद दो, और तुम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, बाकी परिवार को मैं देख लूंगा। दादाजी ने उसे कहकर पर बाग वाले मकान में नहीं जाना है, उसकी अनुमति नहीं दी दादाजी ने। इसके बाद क्या होता है बच्चों? पूरे परिवार को दादाजी ने बुलाया, हमारे दूसरे दृश्य में ही, और बुलाकर बेला के साथ सबको हिदायत दी, सबको कहा कि अच्छे व्यवहार करने हैं बेला के साथ, इसकी आज्ञा देते हैं। फिर इंदु और मछली बहू को विशेष रूप से, कि ये दोनों ज्यादा हंस रही थी ना, कि विशेष रूप से सावधान रहने के लिए दादाजी ने कहा। दादाजी की बात परिवार के सभी सदस्य मानते थे, सब घबरा गए और सब बोले कि हाँ, अवश्य हम आपकी बात को मानेंगे।
फिर क्या होता है, ये मल्लू और भाशी को जो दादाजी के परपोते हैं उनको बरगद के पेड़ की कहानी, वो सबको बरगद की पेड़ की कहानी सुनाते थे, परिवार से तुलना करते थे, सबको अपनी संस्कृति बताते थे, ताकि बचपन से जब हम वो कहानी सुनेंगे तो एकता की बात को समझ पाएंगे, संयुक्त परिवार के महत्व को समझ पाएंगे। तो वो उसको सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज रोज एक ही कहानी बच्चे नहीं सुनना चाहते हैं, और हमारा दूसरा दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। देखा बच्चों, मैंने कैसे पॉइंट में पूरी एकांकी को रखा। अब तीसरे दृश्य में जो मुख्य बातें हैं उन्हें ध्यान दीजिए। तीसरे दृश्य की शुरुआत, बेला अकेली बैठी है और सभी सदस्य एक एक कर आते हैं और छोटी बहू बेला का आदर करते हैं। सब उसको कुर्सी बढ़ाते हैं, बोलते हैं नहीं हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। और कोई उससे कपड़े मांगने, इंदु उससे कपड़े मांगने आती है कि दीजिए मैं आपके कपड़े धो देती हूँ। बड़े बड़े लोगों का कुर्सी बढ़ाना, उठकर खड़े हो जाना, ये बात बेला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे कुछ अलग सा लगता, उसे ये बात पता ही नहीं कि दादाजी ने जो आदर करना कहा उसका इन लोगों ने क्या अर्थ निकाला। उसे पता ही नहीं था कि दादाजी ने कुछ आज्ञा दी है। उसके बाद उससे इस कारण उसको क्या होता है, इस आदर से उसको घुटन होने लगती है। उसे उस घर में अपना सा नहीं, पराया सा लगने लगता है। परिवार के लोगों के बीच घुलने के लिए वो क्या करती है, एक बार जब कहानी के बीच में, एकांकी के बीच में तुमने देखा होगा कि गांव के किसी और घर की कहानी एकांकीकार लेकर आए हैं। क्यों ऐसा हुआ कि मलावी के छत के किसी और के घर के झगड़े को यहां सुनाया? क्योंकि गांव की औरतें ना अपने, उनका मनोरंजन का साधन ही यही था। देखा, मछली बहू भी परेश और बेला के झगड़े में आनंद ले रही थी। तो गांव की औरतों को बड़ा मजा आता है जब दूसरों के घर में झगड़ा होता है, उस बात को सुनकर। उनके पास कुछ मनोरंजन का, इंटरटेनमेंट का कुछ साधन ही नहीं होता था। तो एकांकीकार ने उनके मनोरंजन की बात डालने के लिए मलावी वाली घटना डाली है कि दूसरे के घर के झगड़े को देखकर सारी औरतें घर की हंस रही हैं। तो बेला भी उतर के आती है सुनने के लिए, उनकी हंसी की बातों में शामिल होने के लिए कि मुझे भी हंसना है, परिवार का सदस्य बनना चाहती। परंतु उसके आते ही सब शांत हो जाते हैं। घर की स्त्रियां उसके मन की बात को नहीं समझ पाती हैं, वो उसको बस सम्मान ही देने लगती हैं। आते ही सब खड़े हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं, कुर्सी बढ़ाने लगते हैं। और तब बेला को ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो जिस आदर को चाह रही थी, ये बात ये लोग भी नहीं समझ पाए। बेला ने भी गलती की कि वो अपने मायके से तुलना करती थी, और बेला को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूछती है इंदु से प्यार से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद है बच्चों, इंदु ने सारी बात बता दी कि दादाजी के कहने पर ऐसा हो रहा है। दादाजी ने सबको कहा है कि वो आपका आदर करें, बेला का आदर करें। तब बेला दादाजी के पास जाती है और दादाजी को समझाती है कि अगर आपको बरगद की पेड़ की तरह डाली टूटकर ही केवल नहीं सूखती दादाजी, डाली लगे लगे अगर वो अलग थलग रख दी जाए, मतलब परिवार का सदस्य साथ तो है पर परिवार वाले उसे ना अपनाए, तब भी वो सूख जाती है। तो सूखी डाली, दादाजी को भी ये बात समझ में आई और बेला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और दोनों मिलकर सब मिलकर परिवार एक साथ रहने लगे। बेला इंदु की मदद करती है और सबका हाथ बटाती है, और परिवार की एकता वैसे ही बनी रहती है ना। तो चलिए शीर्षक की सार्थकता हम देखते हैं। किसी भी कहानी का शीर्षक उसकी मुख्य बात पर आधारित होता है। तो मुख्य बात, यहाँ पर मुख्य शब्द है डाली का सूखना। दादाजी का डरना कि डाली सूख न जाए, कोई अलग ना हो जाए। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? बार बार उसका प्रयोग होता है, तो इसीलिए ये शीर्षक अवश्य सार्थक है। तो देखिए हम लिखते कैसे हैं। दादाजी वट वृक्ष से अपने संयुक्त परिवार की तुलना करते हैं ना। दादाजी को लगता है कि जिस प्रकार वट का नया वृक्ष अपनी पुराने वृक्ष से कभी अलग नहीं होता, उसी प्रकार परिवार के सदस्य सदैव एक दूसरे से जुड़े रहे।
जीवन की हर समस्या का समाधान और उसका सामना उसी बरगद के पेड़ की समान करें। जैसे कितनी भी बड़ी आंधी आए, बरगद का पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। पेड़ की शाखाएं कौन है? दादाजी के परिवार के सदस्य हैं, है ना। और पेड़ का मूल जो है, जड़ है, वो घर के बुजुर्ग जो सबको एक साथ जोड़ कर रखता है, वो है दादाजी। सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार के महत्व को बताया गया है और एकांकीकार के अनुसार विभिन्न स्वभाव और रुचियों के बाद भी अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। घर में बाहर से पढ़े लिखी औरत आई है, फिर भी अगर परिवार के सदस्य चाहें तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और उन्होंने फिर ये भी बताया कि परिवार से जब कोई अलग हो जाता है तो वो डाली क्या हो जाती है? सूखने लगती है। जैसे बेला को सबने नहीं अपनाया था, बेला ने परिवार वालों को नहीं अपनाया, तो वो अलग हो गई थी परिवार से। और डाली जरूरी नहीं कि परिवार से अलग होकर ही सूखे, परिवार में रहकर भी सूख सकती है। इस बात का एहसास कौन कराता है? बेला दादाजी को कहती है। और दादाजी अपनी सूझबूझ से, दादाजी बरगद के पेड़ को अपने परिवार की तरह मानते हैं और परिवार के किसी सदस्य को अलग नहीं होने देना चाहते, अर्थात किसी डाली को सूखने नहीं देना चाहते। अपनी सूझबूझ से सबको जोड़ कर रखते हैं। एक डाली जो सूखने वाली है, अलग होने वाली है, उसे नहीं होने देते। अतः मेरे विचार से सूखी डाली शीर्षक सर्वथा सार्थक है। ऐसे आप लिखेंगे तो अवश्य बहुत अच्छे अंक आएंगे। अब बारी है उद्देश्य की। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? एकांकीकार की रचना के पीछे कुछ तो उद्देश्य होता होगा, या क्या केंद्रीय भाव है, क्या संदेश है? सबका यही उत्तर होगा। एकांकीकार अश्क जी का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। वो संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, वो इसमें विश्वास रखते हैं और इसीलिए परिवार की तुलना इस विशाल वटवृक्ष से करते हैं। उनके अनुसार अलग अलग स्वभाव के लोग चाहे तो एक परिवार में रह सकते हैं। यही उनका उद्देश्य है सब पाठकों को समझाना। और इस आधुनिक युग में यदि व्यक्ति किसी के अधीन रखता है किसी को, तो वो तानाशाही कहलाती है, हिटलरशिप, है ना। और सफलता तभी मिलती है जब परिवार के सभी सदस्य सहयोग दें। ये सारा उद्देश्य के अंतर्गत आएगा बच्चों। परिवार से अलग थलग पड़ जाने पर भी वह सदस्य सूखी डाली की तरह हो जाता है। इसलिए परिवार में जब भी नई बहू आती है तो उसे सारा वातावरण नया लगता है। अतः नई बहू और परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी परिवार में शांति और एकता बनाए रखने के लिए बढ़ जाती है। और परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं, दादाजी जैसे लोग, अनुभवी लोग, वो इस समस्या को अपनी सूझबूझ से सुलझाते हैं। इसलिए बड़ों की परिवार को जोड़ कर रखने में बड़ों का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों, है ना, और उनकी आवश्यकता है। इसलिए बड़ों के अनुभव और आशीर्वाद से ही परिवार में एकता बनी रहती है। यही हमारी एकांकी का उद्देश्य है।